चलो अगला हम पढ़ते हैं कि कुछ विद्वान हुए जिन्होंने इस ज्ञान के बारे में जाना पहचाना कि ज्ञान क्या है। उसके बाद इन्होंने क्या परिभाषा दी क्या नहीं दी। ठीक है भैया। तो सबसे पहले जो विद्वान थे अपने वो थे रंगनाथन। देखो डॉक्टर रंगनाथन के बारे में तो आपका थोड़ा, ये जो डॉक्टर रंगनाथन थे, रंगनाथन ये यूनिवर्सल नॉलेज में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे। क्या थे? सबसे एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया, ज्ञान जगत के बारे में क्या बताया इन्होंने बताया कि देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, ज्यादा तो डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि यदि हम डिटेल में जाएंगे तो जो आपका कोर्स है हाँ समझाया पूरा जाएगा, लेकिन जो पीडीएफ भेजी जाएगी वो आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक की ही भेजी जाएगी। ठीक है भैया। चलो तो रंगनाथन ने ज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत को दो अलग अलग समूह में प्रस्तुत किया। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दो अलग समूह में प्रस्तुत किया। कोई अलग थे, अलग समूह में प्रस्तुत किया। ज्ञान को दो अलग समूह में प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया? देखो इन्होंने बताया कि 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से जो संबंधित ग्रंथों का एक समूह है। क्या है? ग्रंथों का एक समूह। क्या है? ग्रंथ। इन ग्रंथों का एक समूह है। दूसरा क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण पर रंगनाथन की रचना। पुस्तकालय वर्गीकरण पर, ये पुस्तकालय वर्गीकरण है भैया। ठीक है। पुस्तकालय वर्गीकरण पर कुछ रचना लिखी इन्होंने। रंगनाथन ने क्या किया, पुस्तकालय वर्गीकरण पर एक रचना लिखी। उसके बाद तीसरा क्या किया इन्होंने, और जो अंतिम था, जो इनका जो संस्करण था, अंतिम संस्करण जो था वो था प्रोलेगोमेना। कौन सा था? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये था जो इन्होंने कब प्रकाशित किया इसको, 1967 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया। उसके बाद हालांकि ज्ञान की उत्पत्ति मूल तत्व सिद्धांत वर्षों से काफी स्थिर रहा। ठीक है। जो ज्ञान की जो उत्पत्ति थी वो कई वर्षों से क्या रहा, स्थिर रहा। इसका दायरा और रूपरेखा 1950 के पहले फॉर्मुलेशन और 1967 के अंतिम परिवर्तन के बीच महत्वपूर्ण रूप से बदल गई। देखो ज्ञान की जो रूपरेखा थी क्या थी, ये जो ज्ञान की रूपरेखा थी, क्या हुआ, ज्ञान की जो रूपरेखा थी ये 1950 से और 1967 के बीच में क्या है, बिल्कुल बदल गई। ठीक है। कैसे बदली? देखो क्योंकि प्रोलेगोमेना में दिए गए सिद्धांत का संस्करण रंगनाथन द्वारा निर्धारित एक नवीनतम था। यह पहले वाले की तुलना में निश्चितता या अधिक दावा करता है। रंगनाथन के अनुसार ज्ञान क्या है? विचारों का ब्रह्मांड। अब रंगनाथन के अनुसार जो ज्ञान है वो क्या है? रंगनाथन के अनुसार जो ज्ञान है वो क्या है? ये एक विचारों का ब्रह्मांड है। क्या है? एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड विचारों का क्या है? एक ब्रह्मांड है। जैसा कि रंगनाथन ने इसे समझा, अंतर्ज्ञान में इंद्रियों द्वारा कोई मध्यस्थता नहीं है, नहीं तो ये भौतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यह एक संज्ञानात्मक अनुभव है जो कि प्राथमिक इंद्रियों का या बुद्धि द्वारा मध्यस्थता है। ठीक है। देखो एक मस्तिष्क ये इस मस्तिष्क से तो पूरा ज्ञान हो रहा है हमको। क्या हो रहा है? मस्तिष्क से ही पूरे ज्ञान के बारे में हमको पता चल रहा है कि ज्ञान क्या है। मस्तिष्क हमारा क्या करता है कि जानता है, पहचानता है। ठीक है। कि ये क्या है क्या नहीं है, ये वस्तु कौन सी है कौन सी नहीं है, प्रकृति में क्या है क्या नहीं है। प्रकृति अपने एक मान समान है। ठीक है। तो प्रकृति ही क्या है? एक ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। ठीक है। अगला देखो, अंतर्ज्ञान को चित्रित करने की कोशिश में रंगनाथन ने अक्सर संस्कृत
दार्शनिक शब्दावली का सहारा लिया, इसे दिव्य इंद्रियों के रूप में वर्णित किया। किसके रूप में? एक दिव्य इंद्रियों के रूप में, ठीक है, एक वर्णित किया। और पारलौकिक अर्थ क्या है? पारलौकिक अर्थ या दिव्य चक्षु क्या है? एक दिव्य चक्षु या ईश्वरीय दृष्टि। क्या है? ईश्वरीय दृष्टि, ठीक है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि जो अपने रंगनाथन थे, इन्होंने ज्ञान में किस शब्दों का इस्तेमाल किया, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्होंने एक दिव्य इंद्रियों के रूप में इस्तेमाल किया, पारलौकिक अर्थ के रूप में इस्तेमाल किया, दिव्य चक्षु के रूप में इस्तेमाल किया और ईश्वरीय दृष्टि जैसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। अगला देखो, इससे क्या पता चलता है कि अंतर्ज्ञान ने केवल एक संज्ञानात्मक मूल्य बल्कि एक आध्यात्मिक मूल्य भी रखता है। क्या रखता है? एक आध्यात्मिक मूल्य। क्या है? आध्यात्मिक मूल्य भी रखता है। ठीक है, आगे देखो। और इस प्रकार यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इंद्रियों द्वारा अनुभवहीन अनुभव की विशेषता है। बुद्धि न केवल सहज अनुभव के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव और एक रहस्यमय अनुभव के रूप में भी मौजूद है। ठीक है, रंगनाथन ने ज्ञान का जो सिद्धांत दिया है तो उसको ब्रेन चेम्बर की अवधारणा से दर्शाया। ठीक है, जो ज्ञान का जो सिद्धांत है रंगनाथन का, क्या है? एक ज्ञान का जो सिद्धांत है, ज्ञान का सिद्धांत वो किसके अवधारणा पर है? ब्रेन चेम्बर की अवधारणा। क्योंकि ब्रेन चेम्बर, देखो ब्रेन चेम्बर की अवधारणा पर आधारित है। कैसे? देखिए, तो यहाँ तक हमने रंगनाथन का जो उत्पत्ति का एक सिद्धांत था, रंगनाथन की ज्ञान की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, उसमें क्या क्या महत्व थे। इन्होंने क्या किया? दो अलग अलग समूह में बांटा ग्रंथों को। इन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी, जो क्लासिफिकेशन थी 1967 में विकसित की, ये एक बुक थी इनकी। इन्होंने क्या किया? ज्ञान की जो रूपरेखा थी वो 1950 और 1967 के बीच में क्या किया? बहुत परिवर्तन आया। इन्होंने इसको किस रूप में देखा? दिव्य इंद्रियों के रूप में देखा, पारलौकिक अर्थ के रूप में देखा, एक ईश्वरीय दृष्टि से इन्होंने इस प्रकार देखा। इन्होंने क्या पता चला कि जो भी हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आता है वही क्या है? एक आध्यात्मिक विरक्ता। ज्ञान का जो सिद्धांत है इनका वो ब्रेन चेम्बर पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डॉक्टर रंगनाथन की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जाना कि वास्तव में जो रंगनाथन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, अगला देखो। अगला जो टॉपिक है इसमें यह है कि विषय जगत की विशेषताएं क्या है, ज्ञान या विषय जगत की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ ब्रेक लेना चाहेंगे। देखो, अगला जो टॉपिक है आपका वो ज्ञान। क्या है? ज्ञान या विषय जगत की विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषता। देखो, जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आएगा आपका वो यहाँ से बनेगा कि ज्ञान और विषय जगत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी नहीं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो तो यही बनेगा कि वास्तव में ज्ञान और विषय जगत की जो विशेषताएं हैं उनमें शामिल है, विशेषताएं शामिल है या नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम? पहले इनके विशेषताएं पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर एक बार इनको हम आपको बता देंगे कि ये विशेषताएं हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि ये गतिशील। ठीक है, ज्ञान या विषय की जो विशेषता है वो क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील कैसे है? देखो, हम अगर गौर करें तो ये पाते हैं कि ज्ञान जगत या विषय जगत गतिशील प्रकृति का होता है। ज्ञान कैसा होता है?
हमेशा एक गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील ही तो होता है ज्ञान। या विषय क्या होता है? गतिशील ही तो होता है। कभी स्थिर होता है क्या ज्ञान? नहीं, कभी भी स्थिर नहीं होता। ठीक है। शोध विकास के नए परिणामों और निष्कर्षों से निरंतर नए विचारों का ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार इससे का निरंतर विकास होता रहता है। कभी कभी ये विकास नवीन विषय के रूप में भी समाप्त होता है और कभी कभी ये विकास पुराने विषय के नए स्वरूप के रूप में होता है। ठीक है। गतिशील, पहली जो विशेषता है वो कौन सी है? एक गतिशील। ठीक है, गतिशील। तो गतिशील क्या है? कभी भी ज्ञान जो है वो स्थिर नहीं हो सकता, हमेशा ये क्या है? गतिशील है। कहीं ना कहीं से हमको ज्ञान प्राप्त होता ही रहेगा या फिर हम किसी को ज्ञान देते रहेंगे, तो वो गतिशील है। गतिशील को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो डायनामिक, क्या बोला जाता है? एक डायनामिक। ठीक है, क्या बोला जाता है? डायनामिक। अच्छा, तो गतिशील क्या है? सीधी सी जो परिभाषा है आपको सिर्फ ये जान लेना है कि गतिशील हमेशा ज्ञान और विषय जो जगत है वो हमेशा क्या है? एक गतिशील है। क्या है? एक गतिशील है। अगली इसकी विशेषता है बहुआयामी। दूसरी विशेषता क्या है? बहुआयामी। कौन सी विशेषता है? बहुआयामी। इसकी जो इंग्लिश में जो परिभाषा है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल। क्या है? मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो ये जो विशेषताएं हैं इनको ध्यान से पढ़ना है आपको, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अच्छा, बहुआयामी क्या है? बहुआयामी, बहु प्लस आयामी। ठीक है, आयामी। ठीक है, देखो विषय जगत बहुआयामी प्रकृति का भी होता है और विषयों का विकास कई दिशाओं में होता है। एक चीज याद रखना, जो विषयों का जो विकास होगा, क्या होगा? जो विकास होगा वो क्या होता है? कई दिशाओं में होगा। इसमें कई दिशाओं में होगा, ये ध्यान रखना। हमेशा ज्ञान जगत का जो विकास होगा या विषय का विकास होगा वो कई दिशाओं में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि विषय जगत बहुआयामी प्रकृति का होता है, कि विषय जगत क्या होता है, किस प्रकृति का होता है विषय जगत। तो आपको ध्यान रखना है, एक बहुआयामी प्रकृति का भी होता है, एक गतिशील प्रकृति का भी होता है। ठीक है, तो बहुआयामी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में ढंग से देखो। यहाँ से क्वेश्चन बहुआयामी से हमेशा क्वेश्चन आता है। कैसे? देखो, रंगनाथन साहब ने इसके बारे में क्या कहा है? बहुआयामी के बारे में, बहुआयामी के बारे में पूछ लेता है कि बहुआयामी के बारे में किसने कहा था? तो रंगनाथन ने। अब देखो रंगनाथन ने क्या कहा था इसके बारे में। इन्होंने कहा था कि इसमें इन्होंने कहा था कि जो विषय जगत का जो विकास है वो वट वृक्ष के विकास की तरह रेखांकित किया गया है। किसके? एक वट वृक्ष है, इसकी तरह इसको रेखांकित किया गया है। ठीक है, चलो। वट वृक्ष कैसे? वट वृक्ष की तरह कैसे विकास कर दिया गया है? जैसे वट वृक्ष की कई शाखाएं होती हैं, उनमें और कई शाखाएं निकली हुई होती हैं। ठीक है ना? जैसे जिसमें नवीन शाखाओं के साथ उपशाखाओं का भी विकास होता रहता है। कई विषय ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव कई अन्य विषयों पर भी पड़ता है, तथा कई ऐसे विषय भी होते हैं जिसकी उत्पत्ति कई विषयों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। इस प्रकार ज्ञान जगत बहुआयामी प्रकृति का होता है। ठीक है, इसकी जो दूसरी विशेषता है भैया, क्या है? दूसरी जो विशेषता है वो है अंतरहीन विकास। क्या है? अंतरहीन विकास। हमेशा पेन कॉपी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो अंतरहीन विकास क्या है? इसकी जो इंग्लिश है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल। क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, देखो अंतरहीन विकास क्या है? विषय जगत का विकास निरंतर होता रहता है।
ये कभी स्थिर नहीं होता। ये मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ गतिशील में, कि ज्ञान या विषय जगत कभी भी स्थिर नहीं होता है। साथ ही इसका जो विकास है वो अंतर्हीन है। अंतर्हीन कैसे? और किसी भी विषय में हमेशा नए नए आयाम जुड़ते रहते हैं। ठीक है भाई, कोई भी विषय है तो उसमें नए नए आयाम तो जुड़ेंगे ही। ठीक है, हम अलग अलग विषय जोड़ते हैं किसी चीज़ का, या अलग अलग वस्तु है या कोई भी किसी चीज़ का आविष्कार हम करते हैं तो उसकी अलग विषय, उसका अलग विषय हो गया। ठीक है, देखो साथ ही ज्ञान जगत में इतने नवीन विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि उसकी संख्या पर भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञान जगत का निरंतर विकास होता रहता है। ठीक है, अगली इसकी जो विशेषता है भैया चौथी, वो है नवीन दृष्टिकोण का विकास। कौन सी? एक नवीन दृष्टिकोण का विकास। दृष्टिकोण का विकास। अच्छा, इसके लिए हम इंग्लिश बोलेंगे तो क्या है? न्यू डायमेंशंस। क्या है? न्यू डायमेंशंस। ठीक है, चलो नवीन दृष्टिकोण का विकास क्या है? विषय जगत में न केवल नवीन विषयों की उत्पत्ति होती है बल्कि विषयों के नवीन दृष्टिकोण का भी विकास होता है। जैसे पुस्तकालय प्रबंधन, इसमें प्रबंधीय दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, अब पुस्तकालय से संबंधित कोई तो विषय बनेगा आपका भाई, पुस्तकालय से संबंधित कोई तो विषय बनेगा कि पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय क्या नहीं है, पुस्तकालय में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या होता है उसमें पुस्तकालय में। ठीक, चलो भाई, पुस्तकालय में क्या क्या होता है? नई नई पुस्तकें आती हैं, नई नई सब्जेक्टों का ज्ञान होता है, नई नई विषयों का ज्ञान होता है। वही क्या है? नवीन दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, चलो अगला देखो, विघटन और सम्मिलन। क्या है अगला? है विघटन और सम्मिलन। विघटन और सम्मिलन। ठीक है, सम्मिलन, विघटन और सम्मिलन के बारे में देखो। इसकी जो इंग्लिश है वो क्या है? फिजन और फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन। ठीक है, देखो विघटन और सम्मिलन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखो विघटन का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट होती है और उससे कई सारे विषय बनते हैं, वही क्या होता है? एक फ्यूजन होता है। सीधी सीधी परिभाषा ये तो यही है। और जो फ्यूजन है, फ्यूजन सम्मिलन, कई सारे विषयों से एक नवीन विषय का निर्माण होता है, वही क्या है? एक फ्यूजन है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में यदि जाएंगे तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा और आपको भी पढ़ने में बोरिंग होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ हम पूरा समझेंगे, लेकिन जो आपकी पीडीएफ है वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही उसमें दी जाएंगी। ठीक है, चलो तो विघटन आपको समझ में आ गया और सम्मेलन आपको समझ में आ गया। विघटन का मतलब विघटन होना किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे कई सारी विषय होती हैं। ठीक है, जैसे एक विषय होती है, जैसे सोशोलॉजी साइंस है तो सोशल, या फिर पॉलिटिकल साइंस है तो इनका तो क्या होता है? एक सम्मेलन हो रहा है मिलकर के। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे केमिस्ट्री है। ठीक है, अब यदि इस केमिस्ट्री का विभाजन क्या होता है, किस किस चीज़ में हो सकता है केमिस्ट्री का विभाजन? देखो केमिस्ट्री का जो विघटन है वो किस किस में हो सकता है? जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई। केमिस्ट्री में जो भी सब्जेक्ट है वो अलग अलग उनका विघटन हो गया। उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि कई दो या दो से अधिक जो विषय हैं वो मिलकर के नवीन विषय का निर्माण करते हैं, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्या करेंगे? देखो बायोलॉजी, अब देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्या है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर के एक सब्जेक्ट बना देंगे। कौन सा? बायोकेमिस्ट्री। क्या बना देंगे? एक बायोकेमिस्ट्री बना देंगे। ठीक है, तो मिलकर के क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ और एक फ्यूजन हुआ। ठीक है, फ्यूजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी विशेषताओं के बारे में जाना कि गतिशील क्या है, हमेशा क्या है? गतिशील कभी भी ये स्थिर नहीं होता है
बहुआयामी के बारे में बात जाना, वटवृक्ष के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद हमने इसका अंतरहीन विकास जाना। एक अंतरहीन विकास है, कभी भी स्थिर नहीं है। जो भी विषय सब्जेक्ट है आपका, विषय सब्जेक्ट कभी भी स्थिर नहीं है आपकी, ठीक है। कहीं ना कहीं सारी विषय बनती रहती हैं। उसके बाद नवीन दृष्टिकोण का विकास, भाई नई नई विषयों का विकास होता जा रहा है। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो विघटन और सम्मेलन है, फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है। विघटन आसानी से समझ में आ गया और सम्मेलन भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से ये जो एक बार इनको खाली आप तो सिर्फ इनकी जो विशेषताएं हैं, ज्ञान या विषय जगत की जो विशेषताएं हैं, इनको आपको रट लेना कि कौन कौन सी विशेषताएं गतिशील है, बहुआयामी है, अंतरहीन विकास है, नवीन दृष्टिकोण का विकास है, विघटन और सम्मेलन है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि ज्ञान या विषय जगत की विशेषताएं सम्मिलित है, ज्ञान या विषय जगत की विशेषताओं में सम्मिलित क्या है, कि दे देगा गतिशील, ठीक है ना, या मौलिक विषय, संयुक्त विषय, ऐसे दे देगा। क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ यहाँ से कि ज्ञान या विषय जगत की विशेषताओं में, ठीक है, विशेषताओं में शामिल क्या है, शामिल है, पूछ लेगा शामिल है या नहीं है। अब शामिल कौन कौन सा है, एक दे देगा गतिशील, ठीक है, दूसरा दे देगा मौलिक विषय, तो ऐसे पूछ लेगा। तो कौन सा है शामिल, गतिशील, क्या है, गतिशील, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है विषय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। कौन से, विषय के प्रकार। ज्यादा इनमें देखो समझ, आपको तो सिर्फ समझना है। यदि आपने ये सारी चीजें समझ ली तो थ्योरी पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक बार आप समझ लो सारी चीज़ों को, समझ के फिर आप यदि थ्योरी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसानी से सारी जो, जब भी आप बुक पढ़ोगे तो बुक आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो लगभग ये जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ, ज्ञान या विषय जगत की विशेषताओं का। अगला जो टॉपिक है वो है कि विषय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो कई सारी विषय होती है, अब इनके प्रकार के बारे में भी है ना बताया गया है। जैसे देखो समझना है आपको, तो जैसे विषय के प्रकार की यदि मैं बात करूं, एक तो होती है मौलिक विषय, ठीक है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, विषय के प्रकार, विषय के प्रकार। विषय के प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है मौलिक विषय, कौन सा है, मौलिक विषय, ठीक है। दूसरा है संयुक्त विषय, कौन सा है, संयुक्त विषय। तीसरा है जटिल विषय, कौन सा है, जटिल विषय। देखो मौलिक विषय का तात्पर्य क्या है, पहले हिंदी में समझ लीजिए, बाद में मौलिक विषय की जो इंग्लिश है वो एक बेसिक सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। क्या है, एक बेसिक सब्जेक्ट। संयुक्त विषय की जो इंग्लिश है वो है एक कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक जटिल विषय की जो इंग्लिश है वो है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कौन सी, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। चलो एक एक के बारे में जान लेते हैं कि मौलिक विषय क्या है। देखो मौलिक विषय क्या होता है कि इसमें हम इस प्रकार के विषय को रख सकते हैं जो किसी एक ज्ञान का संग्रह होता है, मतलब कि इसमें किसी दूसरे विषय का कोई प्रभाव नहीं होता है, खाली सिर्फ एक ही विषय होती है। उसमें क्या होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही विषय होती है। उसमें किसी भी कोई दूसरा जो विषय है वो उसका मिश्रण नहीं होता है। तो वो क्या होता है, एक मौलिक विषय होता है, एक बेसिक सब्जेक्ट होती है। जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अब बायोलॉजी है एक ही सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है एक ही सब्जेक्ट है, और फिजिक्स है एक ही सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ से ये मौलिक विषय की जो एग्जाम्पल आते हैं वो महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं।
तो मौलिक विषय आपको समझना है कि वास्तव में मौलिक विषय है क्या। तो मौलिक विषय क्या होता है, सिर्फ एक ही विषय होता है, ये नहीं कि दो विषयों से मिलकर बना होता है या तीन विषयों से मिलकर बना होता है, नहीं, सिर्फ एक ही विषय होता है। जैसे कि बायोलॉजी है, क्या है, बायोलॉजी है, बायो, उसके बाद केमिस्ट्री है, क्या है, केमिस्ट्री है, और उसके बाद फिजिक्स है, क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, तो मौलिक विषय के जो एग्जाम्पल हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, चलो, अब मौलिक विषय से ही मिलकर बना होता है क्या, एक ये जो जटिल विषय होता है, ये मौलिक विषय से ही बनकर तैयार होता है एक जटिल विषय। कैसे, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मिलकर क्या बना, बायोकेमिस्ट्री, क्या बना, बायोकेमिस्ट्री। जटिल विषय का जो एग्जाम्पल है सीधा सीधा जटिल विषय, मतलब दो या दो से जो अधिक विषय होते हैं मिलकर के एक नवीन विषय का जो निर्माण करते हैं वही क्या है, एक जटिल विषय है। जैसे कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये मिलकर के क्या बनाएंगे, एक बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक बायोकेमिस्ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो होता है जटिल विषय, या इसको हम बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स विषय। मौलिक विषय, इसको बोलेंगे बेसिक सब्जेक्ट। मौलिक विषय क्या है, जटिल विषय क्या है, आसानी से समझ में आ गया। अब लास्ट का जो बचा है आपका वो है संयुक्त विषय। क्या है, एक संयुक्त विषय है, और इसकी जो इंग्लिश है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट, लिख लेना। ठीक है, तो देखो संयुक्त विषय क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी एकल विषय का या आइसोलेट के प्रभाव से ये उत्पन्न होता है। हालांकि इसमें कोई मौलिक विषय का कोई अस्तित्व बरकरार रहता है और किसी अन्य विषय या एकल में सिर्फ प्रभावित होता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। कैसे, देखो कैसे, जैसे एक बेसिक सब्जेक्ट और एक आइसोलेट आइडियाज। इसके जो एग्जाम्पल हैं संयुक्त विषय के कौन कौन से हैं, देखो वेव मैकेनिक्स ऑफ लाइट, क्या है, इसके जो एग्जाम्पल हैं संयुक्त विषय के कौन कौन से, वेव मैकेनिक्स ऑफ लाइट, और एक एग्रीकल्चर ऑफ वीट। क्या है, एग्रीकल्चर और वीट। कैसे कि जो लाइट है वो तो एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया, और जो वेव मैकेनिक्स है वो एक इस पर क्या है, एक प्रभाव के रूप में है। ठीक है, उसी प्रकार एग्रीकल्चर ऑफ वीट है, इसमें भी एग्रीकल्चर बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, और वीट क्या है, एक इस पर क्या है, एक प्रभाव जमाता है। तो इस प्रकार से हमने विषय के प्रकार के बारे में भी जान लिया कि विषय के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, एक मौलिक विषय है, एक संयुक्त विषय है, और एक जटिल विषय है। ठीक है भैया, अगला जो टॉपिक है आपका वो है कि एक विषय जगत की संरचना क्या होती है। देखो विषय जगत की संरचना क्या है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसकी संरचना कैसे बनी विषय जगत की। ठीक है, किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है इसकी जो रचना है। या एक चीज बताओ, किसी की भी रचना होती है तो वो कई सारे विषय होंगे उसमें, तभी तो उसकी रचना हुई है। ये ऐसे रचना हो गई नहीं, तो कई विषय मिलकर के या कई सामग्री होती है तभी तो किसी चीज की रचना होती है। ठीक है, चलो देखो विषय जगत की संरचना की यदि बात करेंगे तो देखो विषय जगत की संरचना कितने प्रकार की होती है ना। देखो विषय जगत की यदि हम संरचना के बारे में बात करें, विषय जगत की एक संरचना क्या है, एक संरचना। देखो विषय जगत की जो संरचना है किस किस से मिलकर बनी हुई है। एक तो है द्विविभाजन, क्या है, द्विविभाजन, क्या है, द्विविभाजन। दूसरा है 10 विभाजन, क्या है, 10 विभाजन। और तीसरा है बहुविभाजन, बहुविभाजन। ठीक है, अच्छा
द्विविभाजन की जो इंग्लिश है आपकी वो है डिक्टोटोमी। क्या है? डिक्टोटोमी। डिक्टोटोमी। 10 विभाजन है डेकाटोमी। क्या है? डेकाटोमी। और बहुविभाजन जो है वो पॉलीकोटोमी। क्या है? पॉलीकोटोमी। ठीक है। तो इस एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि आपको ये भी याद रखना है कि द्विविभाजन की इंग्लिश क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि द्विविभाजन क्या है? डिक्टोटोमी, डेकाटोमी, पॉलीकोटोमी, ऐसे इंग्लिश आ जाती है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एक आया था अभी 2022 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कि द्विविभाजन की जो इंग्लिश है वो क्या है या द्विविभाजन क्या है। खाली उसने दे दिया 10 विभाजन, उसने दे दिया डेकाटोमी, पॉलीकोटोमी, डिक्टोटोमी या कोई नहीं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि विषय जगत की संरचना में शामिल है या नहीं है। तो आपको याद, ये तो चीज याद रखनी है कि विषय जगत में क्या क्या शामिल है। द्विविभाजन है, 10 विभाजन है, बहुविभाजन है। वैसे विषय जगत में सब कुछ शामिल है, याद रख लेना। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो यदि ऐसे पूछे कि विषय जगत की संरचना में शामिल है या नहीं है, तो ऐसे द्विविभाजन है, 10 विभाजन है, बहुविभाजन है। ठीक है, अब फटाफट समझते हैं एक एक के बारे में कि द्विविभाजन क्या है। द्विविभाजन देखो, द्विविभाजन होता है कोई भी चीज है या कोई भी वस्तु है उसको दो भागों में बांटना, पुनः दो भागों में बांटना, पुनः दो भागों में बांटना, बस और कुछ नहीं है। द्विविभाजन का मतलब क्या होता है? दो भागों में बांटना, पुनः दो भागों में बांटना। या किसी भी एक चीज बताओ, एक शाखा है पेड़ की, पेड़ की क्या है? एक शाखा है, वो कितने भागों में बटी? पहले 2 भागों में, फिर कितने भागों में बटी? फिर 2 भागों में बटी, फिर कितने भागों में बटी? फिर 2 भागों में बटी। तो इस प्रकार से इसकी क्या संरचना है कि इस प्रकार से ये 2 भागों में इसको बांटा जाता है। चलो इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कुछ। देखो, तो 2 भागों में बांटना है इसको। जैसे देखो, एक बायोलॉजी होती है, ठीक है, एक जीव विज्ञान होती है, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और एक प्राणी विज्ञान होती है जूलॉजी, और एक वनस्पति विज्ञान होती है बॉटनी। तो बायोलॉजी को हमने बांटा किसमें? एक प्राणी जगत में बांट दिया और एक वनस्पति में बांट दिया। ठीक है, एक प्राणी जगत है, एक वनस्पति। किसको? एक जीव को, मतलब जीव को 2 भागों में हमने बांट दिया। एक तो जो ये अपना जो मनुष्य, और एक जो वनस्पति में जो भी है, जो भी जानवर हैं, पक्षी हैं, ये सारे क्या हैं? एक वनस्पति के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? ज्यादा चीजें ध्यान रखनी नहीं है। देखो, वनस्पति विज्ञान के सहपुष्पक पौधे जिसको फ्लावरिंग प्लांट्स एवं अपुष्पक पौधे जिसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस प्रकार विषय जगत को हम विभाजित किया जाता है। क्या करेंगे? यहाँ लिख देता हूं, डिक्टोटोमी, है ना। डिक्टोटोमी या द्विविभाजन। इसमें क्या होता है? एक बायोलॉजी होती है, ठीक है, और एक, अब इस बायोलॉजी को हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। एक तो इसको बांटा हमने प्राणी विज्ञान में, किसके रूप में? एक प्राणी विज्ञान, और एक को इसको बांट दिया वनस्पति में। किसमें? वनस्पति में। ठीक है, वनस्पति को आगे 2 भागों में फिर बांट दिया इसको, है ना। जैसे सपुष्पक, ठीक है, या अपुष्पक। भाई जिनमें पुष्प है वो सपुष्पक, जिनमें पुष्प नहीं है वो असपुष्पक। तो इस प्रकार से इस द्विविभाजन को 2 भागों में बांटा जाता है, फिर इसको फिर 2 भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार इसको बांटते चले जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? एक बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इस द्विविभाजन को क्या जाना जाता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसको क्या जाना जाता है?
एक बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। डिक्टोटोमी को क्या बोला जाता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है? द्विविभाजन है या 10 विभाजन है या बहुविभाजन है? तो आपको ध्यान रखना है बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है? द्विविभाजन है, ठीक है। अगला देखो यहाँ से इसमें और क्या क्या है द्विविभाजन में। द्विविभाजन के योजनाबद्ध निरूपण को ट्री ऑफ प्रोफेरी वृक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोफेरी वृक्ष। प्रोफेरी वृक्ष कहा जाता है इसको, प्रोफेरी वृक्ष। भाई मैंने पहले भी बता दिया कि इसको एक वृक्ष कहा जाता है। भाई वृक्ष के क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले 2 शाखाओं में बटा, फिर अगली 2 शाखाओं में बटा, तो इस प्रकार से इसको एक वृक्ष की शाखा वृक्ष की परिभाषा भी दी गई है, या वृक्ष के आधार पर भी इसको द्विविभाजन को बांटा गया है, ठीक है। अगला देखो उसमें, देखो प्रोफेरी वृक्ष के बारे में क्या बताया गया है कि ये एक रोमन दार्शनिक थे। प्रोफेरी जो वृक्ष थे, प्रोफेरी वृक्ष किस पर रखा गया? रोमन दार्शनिक थे। क्या थे? एक रोमन दार्शनिक थे, ठीक है, ठीक है। क्या थे? रोमन दार्शनिक थे, जिनको दर्शन शास्त्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। प्रोफेरी ने अरस्तु के श्रेणियों के वर्गीकरण को 2 तरफा डिवीजनों के पेड़ जैसे आरेखों में अपनाया गया। हालांकि प्रोफेरी के मूल कार्य के संस्करणों में कोई चित्र या चित्र नहीं, लेकिन आरेख अंततः बनाए गए और अरस्तु का अनुसरण करते हुए। याद रखना, प्रोफेरी जो वृक्ष है वो किस पर आधारित है? अरस्तु के सिद्धांत पर। अरस्तु के सिद्धांत पर, ठीक है। किस पर आधारित है? एक अरस्तु के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और इस प्रकार से इसको स्केल ऑफ बीइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केल ऑफ बीइंग कहा जाता है। स्केल ऑफ बीइंग किसको कहा जाता है? तो द्विविभाजन को कहा जाता है। तो यहाँ से सीधा सीधा यदि मैं एक थोड़ा सा कवर करता हूँ तो द्विविभाजन है क्या है? द्विविभाजन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, ये तो द्विविभाजन है। अच्छा, इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के रूप में भी जानते हैं, इसको हम प्रोफेरी वृक्ष के रूप में भी जानते हैं, इसको हम एक अरस्तु के सिद्धांत के आधार पर भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से ये द्विविभाजन था आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका 10 विभाजन। क्या है? 10 विभाजन। कि 10 विभाजन है क्या है? देखो 10 विभाजन है ना, 10 विभाजन। देखो 10 विभाजन के लिए मैं बात करूं डिकोटोमी की, ठीक है। तो उस जैसे हमने द्विविभाजन को 2 भागों में बांटा, ऐसे ही इस 10 विभाजन को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 10 भागों में बांटेंगे, पुनः 10 भागों में बांटेंगे, फिर पुनः 10 भागों में बांटेंगे। देखो ये जो 10 विभाजन है अपना डीडीसी और यूडीसी में मिलता है। डीडीसी और यूडीसी जब हम सर्चना करेंगे, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको तो इतना याद रखना है कि ये जो 10 विभाजन सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो ये डीडीसी और यूडीसी पर आधारित है। किस पर? याद रख लेना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है डीडीसी और यूडीसी। इस पर आधारित, ये किस पर आधारित है? 10 विभाजन सिद्धांत किस पर आधारित होगा? डीडीसी और यूडीसी पर आधारित होगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है। इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है नहीं है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट वो यही बनता है, डीडीसी और यूडीसी पर ये आधारित है, ठीक है। अगला देखो, अगला ये है इसमें कि 1876 में एक मेलविल डेवी आए। याद रखना है 1876 की यदि मैं बात करूं, 1876 में कौन आए? मेलविल डेवी। कौन आए भैया? मेलविल डेवी आए। इन्होंने क्या किया? 1876 में मेलविल डेवी आए। इन्होंने क्या किया कि डीडीसी में ज्ञान जगत के डेकाटोमी पद्धति ने लोकप्रियता हासिल की। क्या? इन्होंने, मेलविल डेवी ने कहा था कि
10 विभाजन जो सिद्धांत था वो डीडीसी और यूडीसी में एक लोकप्रियता हासिल की थी मेलविल डेवी ने। ठीक है, 10 विभाजन सिद्धांत के आधार पर ही इन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी। ठीक है, अगला देखो, मेलविल डेवी महोदय को डेकार्टोटोमी पद्धति का प्रणेता भी माना जाता है। ठीक है, तो 10 विभाजन जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, या ये किसने लिखा, या इसकी किसने रचना की? तो आपको याद रखना है किसने रचना की इसकी, मेलविल डेवी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 विभाजन है। 10 विभाजन में ज़्यादा है कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, मेलविल डेवी 1876 इसके प्रणेता माने जाते हैं, और ये डीडीसी और यूडीसी पर आधारित है। ठीक है, अगला है बहुविभाजन। अगला टॉपिक है आपका बहुविभाजन की पॉलीकोटोमी। इसको क्या बोला जाता है? पॉलीकोटोमी। मतलब नाम से ही याद है कि बहुत सारे भागों में विभाजित होना। कोई भी ज्ञान जगत है या विषय जगत है वो बहुत सारे भागों में विभाजित होना। ठीक है, अच्छा ये है बहुविभाजन। क्या है? बहुविभाजन। बहुविभाजन, ठीक है। अच्छा, बहुविभाजन है क्या है? बहुत सारे भागों में इसका विभाजन करना। अब ये बहुविभाजन है, ये किस पर आधारित है? जैसे 10 विभाजन डीडीसी और यूडीसी पर आधारित था, ऐसे ही बहुविभाजन जो है वो सीसी, याद रखना, सीसी, एलसीसी, ठीक है, और ईसी, इतना याद रखना है, इस पर आधारित है। तो बहुविभाजन किस पर आधारित है? सीसी, एलसीसी और ईसी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई साहब। ठीक है, तो सीसी, एलसीसी और ईसी पर यह आधारित है। इसमें क्या हुआ, कई सारे भागों में इसको विभाजित किया। ठीक है, अगला देखो। अच्छा, बहुविभाजन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? जैसे 10 विभाजन के प्रणेता मेलविल डेवी को कहा जाता है। इसमें अंतर पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जब पेपर अपना होता है तो उस समय अंतर नहीं कर पाते हैं कि यार हमने 10 विभाजन पढ़ा था या बहुविभाजन पढ़ा था। ठीक है, कि 10 विभाजन के मेलविल डेवी हैं या बहुविभाजन के मेलविल डेवी हैं। ठीक है, तो बहुविभाजन के कौन है? सीए कटर। कौन है? सीए कटर, याद रखना है, सीए कटर, याद रखना है। बहुविभाजन के प्रणेता सीए कटर हैं, 10 विभाजन के प्रणेता कौन है? मेलविल डेवी। यहाँ से कभी कभी हम यहाँ इसमें भी धोखा खा जाते हैं कि जो द्विविभाजन है ये भी पूछ लेगा कि ये किस पर आधारित है या नहीं। ऐसे दे देगा कि मेलविल डेवी, सीए कटर, रंगनाथन, या और कुछ दे देगा या नहीं है। तो आपको तो ध्यान रखना है, जो द्विविभाजन जो सिद्धांत था, ठीक है, वो किस पर आधारित था? वो एक प्रोफेरी वृक्ष पर आधारित था। ठीक है, प्रोफेरी कौन थे? दार्शनिक थे जो कि अरस्तु पर आधारित थे। इसको, ठीक है, तो आसानी से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविभाजन क्या है, 10 विभाजन क्या है, बहुविभाजन क्या है। अच्छा, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो ये रहेगा कि विषय जगत की संरचना में क्या शामिल नहीं। तो द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन या जटिल विषय, क्या शामिल नहीं है? जटिल विषय। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने इन विषय जगत की संरचना के बारे में जाना कि विषय जगत की संरचना है क्या नहीं। ठीक है, अगला देखो, ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम ज्ञान वर्गीकरण का विकास, कि जो ज्ञान का विकास कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये तो हमने संरचना के बारे में पढ़ा। देखो, अगला जो टॉपिक है आपका वो है ज्ञान वर्गीकरण का विकास कैसे हुआ, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ज्ञान का विकास कैसे हुआ, ज्ञान का विकास कैसे हो।
तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ आपको कि किस किस से इसका विकास हुआ है। देखो यहाँ लिख देता हूँ। एक तो वैदिक वर्गीकरण, वैदिक से। एक ग्रीक से इसका विकास हुआ। तीसरा शैक्षिक, क्या है, शैक्षिक वर्गीकरण। तीसरा है चौथा है वैज्ञानिकन, क्या है, वैज्ञानिकन। चौथा है हो गया। पांचवा है आपका हॉब्स का वर्गीकरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2025 वाले पेपर में, हॉब्स का वर्गीकरण। ठीक है। छठवां है कांट का वर्गीकरण, कांट का वर्गीकरण। और जो सातवां है वो है हेगेल का वर्गीकरण। क्या है, हेगेल का वर्गीकरण, हेगेल का वर्गीकरण। आठवां है अगस्त कोम्टे का वर्गीकरण, अगस्त कोम्टे का वर्गीकरण। नौवां है एम्पियर का वर्गीकरण, एम्पियर का वर्गीकरण। और 10वां है स्पेंसर का वर्गीकरण, स्पेंसर का वर्गीकरण। तो ज्ञान का जो वर्गीकरण है, विकास का जो वर्गीकरण है, वो इन 10 सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। तो इन 10 सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। ज्ञान का जो विकास हुआ है इन 10 चीजों से हुआ है। ठीक है। ये यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपका, ये आता है कि ज्ञान का जो वर्गीकरण का जो विकास है वो किससे मिलकर हुआ है। तो यहाँ से एक दे देगा आपका कि वैदिक वर्गीकरण से हुआ है, या फिर अलग 3 चीज अलग दे देगा। तो आपको ये 10 सिद्धांत आपको याद ही रखने होंगे। ठीक है। थोड़ी थोड़ी कभी कभी परिभाषा हमारी जो है वो समझ रहे होंगे। ठीक है। तो देखो, पहला हम ज्ञान वर्गीकरण के विकास में पहला पढ़ने जा रहे हैं कि वैदिक वर्गीकरण क्या है, कि वैदिक वर्गीकरण क्या है। अच्छा, वैदिक वर्गीकरण, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताओ। वैदिक, वैदिक की इंग्लिश क्या होती है? वैदिक की इंग्लिश वैदिक ही होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो वैदिक क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या हुआ, वैदिक का अर्थ यदि मैं जान लेता हूं तो वेद, वेद से वैदिक का विकास हुआ। कैसे? वेद से। 4 वेद होते थे, हमने 4 वेद कभी पढ़े होंगे। कौन कौन से वेद होते हैं बताओ? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 ही तो थे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। वैदिक वर्गीकरण में जो वैदिक का जो विकास हुआ है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से हुआ है। ठीक है। ये चारों आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। और जो ज्ञान वर्गीकरण का जो विकास है, यहाँ से तो क्वेश्चन 101% आपसे पूछेगा। ठीक है ना, 101% क्वेश्चन यहाँ से आता है। आप चाहे इनको कैसे भी रट लेना, कैसे भी कर लेना, लेकिन पहली जो वरीयता होगी वो ये तो होगी, ज्ञान वर्गीकरण के विकास में शामिल है या नहीं है। तो इन 10 वैज्ञानिकों को आप रट लेना। ठीक है। चलो, तो वैदिक का अर्थ क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बस, कुछ नहीं। और मत पढ़ो कुछ किसी भी चीज के बारे में। देखो क्या होता है कि हमारे ब्रह्मांड में 4 समूह में इसको विभाजित किया जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म नाम के समूह में मानव समाज से संबंधित होता है। अच्छा, धर्म किससे संबंधित होता है भाई साहब? मानव से। ठीक, मानव से ही तो होता है धर्म। ठीक है। ये जो धर्म है, मान लेता हूँ ये धर्म, ये मानव से संबंधित है। किससे? एक मानव से संबंधित है। इसमें कौन कौन सी विषय सम्मिलित होती हैं आपकी? देखो, एक तो धर्मशास्त्र है, नैतिकता है और समाजशास्त्र जैसे आधुनिक विषयों की तरह है। अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या है? देखो, ये जो अर्थ है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नामक समूह समाजशास्त्र से आधुनिक विषयों से तरह है।
अर्थ नामक समूह में मानव सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विषय शामिल होते हैं। ये विषय इतिहास भी हो सकते हैं, हिस्ट्री, राजनीति हो सकती है, इसमें अर्थशास्त्र जैसे आधुनिक विषय इसमें शामिल होते हैं। अर्थ में याद रखिए। अच्छा, अर्थ में कौन कौन से विषय शामिल हैं आपके, बताओ। अर्थ में कौन कौन से विषय शामिल हैं आपके, देखो। अर्थ में इतिहास है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है जैसे आधुनिक विषय शामिल है। कर्म में क्या क्या शामिल होता है, देखो। ये भी मनुष्य से संबंधित होता है, मनुष्य के कार्य से संबंधित होता है। कर्म का अर्थ क्या होता है, मनुष्य कोई भी काम करता है वो कार्य भी है, या जिसको वही कर्म भी है, ठीक है। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब हम भगवान की अच्छी तरह से भक्ति करें, ठीक है। मोह, त्याग, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, क्रोध है, ये सारी चीज़ें हम जब त्यागेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से मोक्ष समूह में आत्मा के अनुभव के साथ साथ तर्क, विज्ञान का ज्ञान, तर्क, मीमांसा, ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्या शामिल होनी चाहिए, विषय का विज्ञान भी इसमें शामिल है, तर्क, मीमांसा भी इसमें शामिल है। तो ये होता है वैदिक वर्गीकरण, ठीक है भैया। इसकी पीडीएफ आपके पास भेज दी जाएगी। अगला है ग्रीक वर्गीकरण क्या है, देखो। ग्रीक क्या है, ग्रीक के बारे में जानते हैं, देखो। ग्रीक वर्गीकरण योजना प्लेटो के समय से मानी जाती है। किसके, ग्रीक जो है परियोजना है, ये किसके समय से मानी जाती है, प्लेटो। कौन है, प्लेटो। तो ये प्लेटो के समय से मानी जाती है, याद रख लेना। चलो, प्लेटो की योजना ने तर्क, भौतिकी और नैतिकता को जारी रखा। हालांकि अरस्तु द्वारा प्रस्तुत ज्ञान वर्गीकरण की योजना की ग्रीक योजनाओं का प्रतिनिधि माना जाता है। अरस्तु को याद रखना, अरस्तु को, ठीक है, योजनाओं का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने ज्ञान को 3 समूह में विभाजित किया। इन्होंने, ग्रीक ने क्या किया, या अरस्तु ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ज्ञान को 3 समूह में विभाजित कर दिया। 3 समूह में विभाजित कर लिया। कौन कौन से समूह थे, इन समूहों को आप याद रख लेना कि कौन कौन से समूह थे। 3 वो थे, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और उत्पादक कला। कौन कौन से थे, एक सैद्धांतिक था, ठीक है, एक व्यवहारिक था, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, उत्पादक कला, ये 3 थे, उत्पादक कला, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इतना ही, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप इसमें जाओ मत, ठीक है। वैसे पढ़ो तो पढ़ लो। वर्गीकरण की योजना का पहला उद्देश्य यह था कि ज्ञान स्वयं के उपयोग के लिए है। ज्ञान क्या है, स्वयं के उपयोग के लिए तो है ही भाई। ज्ञान यदि हमको हो रहा है तो हम ही को तो हो रहा है ज्ञान, दूसरे को थोड़ी हो रहा है। तो वो अपने लिए ही तो है ज्ञान। दूसरे उद्देश्य एक गाइड है जो हमें ज्ञान का उपयोग करने का तरीका दिखाता है। तीसरा उद्देश्य उपयोगी और सुंदर विषयों का निर्माण करना है। सैद्धांतिक दर्शन के समूह में तर्क, तत्व मीमांसा, गणित और भौतिकी जैसे विषय शामिल हैं। व्यवहारिक दर्शन के समूह में नैतिकता, राजनीति और अर्थशास्त्र विषय शामिल हैं, ठीक है। और विषय अनुप्रयुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उपयोगी कलाएं, उत्पादक कलाएं समूह में शामिल हैं। वर्ष 2000 तक ज्ञान के वर्गीकरण के लिए केवल अरस्तु के ही सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था। अगला है शैक्षिक वर्गीकरण। क्या है, शैक्षिक वर्गीकरण। अब देखो, शैक्षिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 3 भागों में मेरे हिसाब से बांटा गया है। देखो, 3 समूह में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से समूह हैं, इनको याद रख लेना। शैक्षिक वर्गीकरण को 3 समूह में बांटा गया है। एक ट्रिवियम, क्वाड्रियम, कौन कौन से भागों को, ट्रिवियम, ये नहीं चल रहा, ट्रिवियम, क्वाड्रियम, ठीक है, ट्रिवियम, क्वाड्रियम और सम। क्या है, सम। तो शैक्षिक वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया, ट्रिवियम, क्वाड्रियम और सम। अब देखो, ट्रिवियम में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, इसमें भाषा विज्ञान, बोलियां शामिल हैं। क्वाड्रियम में कौन कौन से विषय शामिल हैं, अंकगणित, ज्यामितीय, खगोल विज्ञान और संगीत। और तीसरे में जो समूह है उसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, उसमें धर्मशास्त्र, तत्व मीमांसा और नैतिकता, ठीक। उसके बाद है, अगला है वैज्ञानिकन। कौन सा है, वैज्ञानिकन। देखो, वैज्ञानिकन से नाम से ही पता चल रहा है कि इसके
जो प्रणेता माने जाते हैं वो फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इन्होंने एक बुक लिखी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। कौन सी है? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलो ये इनकी बुक हो गई, याद रख लेना। बैकनिकन ने कौन सी बुक लिखी? एडवांस ऑफ लर्निंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवांस ऑफ लर्निंग जो बुक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो बैकनिकन ने लिखी थी। ठीक है, अगला देखो। इस योजना में ज्ञान जगत को 3 क्रमिक समूह में विभाजित किया। अच्छा, बैकनिकन ने भी 3 समूह में बांटा गया है। 3 समूह कौन कौन से हैं इसके? देखो, बैकनिकन के 3 समूह कौन कौन से हैं? इतिहास है, कविता है और दर्शन है। क्या है? इतिहास है, कविता है और दर्शन है। ठीक है, 3 समूह में बांटा गया है। इतिहास समूह में, इतिहास में क्या है? इतिहास में भूगोल और इतिहास शामिल है। कविता में क्या शामिल है? कविता में क्या शामिल होगा बताओ? एक कला और साहित्य शामिल होता है, जबकि दर्शन शास्त्र में जो शेष विषय शामिल होते हैं। यहाँ से बैकनिकन से संबंधित क्वेश्चन आया था। डीडीसी और यूडीसी पुस्तकालय वर्गीकरण योजना बैकनिकन योजना पर आधारित है। याद रख लेना, बैकनिकन की जो योजना है ये किस पर आधारित है? डीडीसी और यूडीसी पर आधारित है। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से याद रख लेना। अगला है आपका हॉब्स का वर्गीकरण। अच्छा, हॉब्स के वर्गीकरण, इसकी जो फुल फॉर्म है हॉब्स की वो क्या है? थॉमस हॉब्स। क्या है? थॉमस हॉब्स। क्या है? थॉमस हॉब्स। इनकी भी एक पुस्तक थी लेविथान। कौन सी पुस्तक थी? लेविथान। ये 1951 में आई। क्या है? 1951 में। ठीक है भैया, 1951 नहीं, सॉरी 1651। कब आई? 1651। ये याद रखना। इनकी भी जो बुक थी हॉब्स की, इनकी जो बुक थी लेविथान वो 1651 में आई। ठीक है, अब देखो, वैदिक वर्गीकरण 4 समूह में बांटा। कितने भागों में? 4 समूह। ग्रीक वर्गीकरण कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? 3 समूह में। शैक्षिक समूह को कितने भागों में बांटा? 3 समूह में। बैकनिकन को कितने समूह में बांटा? 3 समूह। ठीक है, याद रखना। हॉब्स से वर्गीकरण की बात करो तो इसने 2 भागों में बांटा। कितने? 2 भाग। इसके कितने भाग थे? 2 भाग। याद रखें। ठीक है, 2 समूह में कौन कौन से? एक तो यात्री, इंजीनियरिंग और वास्तुकला। कौन कौन सी? पहली यात्री, इंजीनियरिंग, वास्तुकला। और दूसरी जो है वो कौन सी है? याद रखना, दूसरी क्या है? दूसरी है ध्वनि। ध्वनि या संगीत जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए ऐसे जो क्लासिफिकेशन को 2 भागों में बांटा, या 2 समूह ज्ञान को 2 भागों में बांटा। ठीक है, 19 शताब्दी के बाद दार्शनिक के द्वारा ज्ञान वर्गीकरण की योजनाओं की उनकी पद्धति का अनुसरण किया गया, जिन्होंने अधिक विवरण उनकी पद्धति पर काम किया। अगला है कांट का वर्गीकरण। किसका है? कांट का वर्गीकरण। देखो, कांट की भी पुस्तक थी। ठीक है, कांट की भी एक पुस्तक थी, वो थी क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन। 1781 में ये बुक लिखी थी इन्होंने। देखो, यदि मैं कांट की बात करूं, कांट का वर्गीकरण, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी क्रिटिक ऑफ पूरे रीजन। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कांट की जो पुस्तक थी कौन सी थी। बस इतना ही पूछा जाता है कांट की पुस्तक कौन सी थी, और ये कब लिखी गई थी? 1781 में ये लिखी गई थी। ठीक है ना, कब लिखी गई थी? 1781 में लिखी गई थी। तो ये भी 2 समूह में इसको विभाजित करती है। ये जो बुक है दो भागों में इसको विभाजित करती है। ठीक, तो ये कांट का वर्गीकरण था। अगला यदि हम बात करें तो हेगेल का वर्गीकरण। कौन सा? हेगेल का वर्गीकरण। अच्छा, हेगेल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? याद रख लेना, हेगेल की फुल फॉर्म जॉर्ज क्या है?
जॉर्ज विलम फ्रेडरिक हेगेल। तो हेगेल की भी की फुल फॉर्म यदि पूछे तो जॉर्ज विलम फ्रेडरिक हेगेल। ठीक है, अगला देखो। 1812 में ज्ञान वर्गीकरण की योजना का वर्णन किया। इन्होंने हेगेल ने ज्ञान वर्गीकरण योजना का वर्गीकरण कब किया? तो याद रख लेना 1812 में। कब किया? 1812 में। अगला देखो, इन्होंने भी 3 भागों में बांटा है इसको। 3 भाग कौन कौन से थे इसके? इन्होंने भी 3 भागों में बांटा था। तर्क, ठीक है, तर्क, प्राकृतिक विज्ञान तर्क, प्राकृतिक विज्ञान और मानसिक विज्ञान। ठीक है, मानसिक विज्ञान। अच्छा, इन्होंने भी जो ज्ञान वर्गीकरण को 3 समूहों में बांटा, एक तर्क में बांटा, एक प्राकृतिक विज्ञान में बांटा और एक मानसिक विज्ञान में बांटा। याद रख लेना। अब देखो, तर्क में कौन कौन से विषय शामिल हैं? ऑन्टोलॉजी, धर्मशास्त्र, विज्ञान के ज्ञान में वर्गीकृत किए गए। अगले, प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन से समूह शामिल हैं? प्राकृतिक विज्ञान भी 3 समूह में बांटा गया है, एक यांत्रिकी, भौतिकी और जैव विज्ञान। और मानसिक विज्ञान के समूह को 3 समूह में बांटा गया है। पहला नृ विज्ञान, दर्शन शास्त्र, नैतिकता, कानून और तीसरा कला, धर्म और दर्शन। याद रखना, इन सभी को 3-3 भागों में बांटा गया। 3-3 विषय इसमें सम्मिलित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था सीधा सीधा कि तर्क में कौन कौन से विषय शामिल आते हैं, प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, मानसिक विज्ञान में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं। तो ये अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला है अगस्त कोम्टे का वर्गीकरण। कौन सा है? अगस्त कोम्टे का वर्गीकरण। अच्छा देखो, अगस्त कोम्टे की बुक थी एक डी फिलॉसफी पॉजिटिव। कौन सी? डी फिलॉसफी पॉजिटिव। ये इनकी बुक थी। अगस्त कोम्टे की बुक कौन सी थी? ठीक है, डी फिलॉसफी पॉजिटिव। और ये कब आई थी? 1830 में। कब आई? 1830 में। ज्ञान की धारावाहिक प्रणाली, मतपंस बीमो, याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि मतवंश बीमो क्या है? अगस्त कोम्टे का सिद्धांत था। ठीक है, तो इस वर्गीकरण योजना में कोम्टे ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र विषयों को व्यवस्थित किया। ये विषय आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक समूह अपने पिछले समूह पर निर्भर करता है। इस तरह उसने स्ट्रिंग वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की। कौन सी? स्ट्रिंग। याद रख लेना, स्ट्रिंग वर्गीकरण। ठीक है, अगला देखो एम्पियर का वर्गीकरण कि वास्तव में जो एम्पियर का वर्गीकरण है वो क्या है। तो इसकी एम्पियर का वर्गीकरण। ठीक है, एम्पियर का वर्गीकरण क्या है? देखो, आंद्रे मार्ले एम्पियर ने अपने दर्शन में धारावाहिक वर्गीकरण की एक अपनी प्रणाली आगे बढ़ाया। एम्पियर ने भौतिकी, इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, खनन, वनस्पति विज्ञान, कृषि, प्राणी शास्त्र, पशुपालन और चिकित्सा जैसे विषयों का एक स्ट्रिंग वर्गीकरण बनाया। एम्पियर ने वर्गीकरण की इस प्रणाली को पिछली प्रणाली की तुलना में अधिक सावधानी से तैयार किया है। स्पेंसर का वर्गीकरण की बात करूं तो स्पेंसर ने हर्बर्ट स्पेंसर इसका जो फुल नाम है वो क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। ये याद रख लेना, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एक और धारावाहिक योजना तैयार की जिसका वर्णन उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, इसकी बुक है हर्बर्ट की। कौन सी बुक है इसकी? स्पेंसर की बुक है। कौन सी? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। कौन सी बुक है? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। और ये कब उत्पादित की गई थी? 1864। कब? 1864। ठीक है, याद रख लेना।
अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस जो बुक है वो किसकी है, स्पेंसर की। ठीक है, उनके विषयों का क्रम इस प्रकार है। स्पेंसर के जो विषय थे कौन कौन से थे, तर्क, गणित, यांत्रिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। एम्पियर की वर्गीकरण योजना की स्पेंसर की वर्गीकरण योजना की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। ठीक है, एम्पियर की वर्गीकरण जो योजना थी वो स्पेंसर की वर्गीकरण योजना की तुलना में अधिक उपयोगी है। ठीक है, एम्पियर की जो वर्गीकरण योजना, लेकिन स्पेंसर पहले वर्गीकरण विशेषज्ञ थे, याद रख लेना। स्पेंसर क्या थे? स्पेंसर पहले वर्गीकरण विशेषज्ञ, पहले वर्गीकरण विशेषज्ञ कौन थे? विशेषज्ञ, पहले वर्गीकरण विशेषज्ञ जिन्होंने ज्ञान के वर्गीकरण के लिए सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है और ये सिद्धांत ज्ञान वर्गीकरण के क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्ध हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ज्ञान वर्गीकरण का जो विकास पढ़ा। ठीक है, कि ज्ञान वर्गीकरण का विकास है उनमें क्या क्या शामिल है, तो हमेशा याद रखना है। हमने लगभग 10 इसके विकास पढ़े, ज्ञान वर्गीकरण का जो विकास पढ़ा, जैसे हमने इसमें 10 टॉपिक पढ़े मान के चलो। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो यही से आते हैं कि वैदिक वर्गीकरण क्या है, हमने बता दिया। ग्रीक वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। शैक्षिक वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। टेक्निकल वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। हॉब्स का वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। कांट का वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। ठीक है, हेगेल का वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। अगस्त कोम्टे का वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। एम्पियर का वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। स्पेंसर का वर्गीकरण क्या है, ये भी बता दिया। ठीक है भैया, तो आज की जो क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपका जो पहला चैप्टर है ज्ञान वर्गीकरण का वो कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो पीडीएफ है आपको भेज दी जाएगी बाय नोट्स। ठीक है, लिख करके, ये नहीं कि बुक को भेजो, नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको वो लिख करके भेज दूंगा। ठीक है, अब वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है भैया, आपका दिन शुभ रहे। ओके।